हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है पीके सक्सेस पॉइंट चैनल में। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 12th का चैप्टर 2, राजा, किसान और नगर। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या होती है? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कि 1500 ईस्वी से पूर्व 600 ईस्वी पूर्व तक चली। वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया। इस समय नए नगरों का विकास हुआ। 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। कुछ महत्वपूर्ण कालक्रम अब हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चली? वैदिक सभ्यता कब से कब तक चली? आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे। हम आगे बढ़ते हैं बिना इनको पढ़ें, और आप वीडियो पॉज करके इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये नोट्स हैं, आपके काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नए राजनीतिक इतिहास की शुरुआत कैसे हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया था, और आरंभिक अभिलेख इसके सिक्के इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। जेम्स प्रिसेप पता लगा लिया था कि अधिकार अभिलेखों और सिक्कों पर प्रदेशी लिखा है। प्रदेशी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला राज्य, जिन्हें अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा मिला है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। इसके अभिलेख पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तनों पर खुदे हुए लेख को हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। जो व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते हैं उनमें उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनके विचारों को लिखा जाता है। हमने ऊपर पढ़ा कि अभिलेख कहते किसे हैं। अभिलेख पत्थर या धातु, मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए, मतलब कि लिखे हुए जिन बर्तनों पे कुछ लिखा होता है उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। और जो व्यक्ति ये अभिलेख बनवाते हैं वो अपने बारे में लिखवाते हैं, और उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो लिखवाते हैं, और उनके विचारों को लिखा जाता है। अधिकार अभिलेख राजाओं का क्रियाकलाप, विजय, अभिमान और धार्मिक संस्थान को दिए गए दान के ब्यौरे देते हैं। मतलब कि जो उन्होंने जो भी दान दिया है धार्मिक अनुष्ठानों में, उनके बारे में लिखवाते हैं। और कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख भी मिलती है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा होती है। इसके अलावा तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषा भी अभिलेखों में मिले हैं। प्रारंभिक राज्य और राज्य व्यवस्था। अब हम समझेंगे कि जनपद क्या होता है। जनपद, जन और पद अर्थात जहाँ लोग आकर बस जाएं, ऐसा क्षेत्र। जन लोगों को कहते हैं, पद क्षेत्र को कहते हैं, और जो लोग वहाँ पर निवास करते हैं उसे ही जनपद कहते हैं। अब महाजनपद। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद में अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी तो थी। इन राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। किलेबंद राजधानी रखरखाव में सेना, नौकरशाहों द्वारा किया जाता था। अधिकांश महाजनपद राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़, कई सदस्य वाले समूह, गढ़ उन्हें बोलते हैं जो छोटे छोटे समूह होते हैं उन्हें, और संघ, वो संगठन और या सभा के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता है। 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथ में मिला है। मगध, गंधार और वाजनी और कौशल, कुरु, पांचाल, आमवती। इन महाजनपदों में नाम कई बार मिलता है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं के गढ़ से संबंधित थे। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व परिवर्तन। आरंभिक राज्यों का उदय, नगरों का उदय, लोहे को बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास। जो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में जो परिवर्तन हुए थे उसके बारे में बता रहा हूँ। वो पिछला जो महाजनपद वाला है वो हम अभी पढ़ेंगे आगे इसमें। तो ये 6ठी शताब्दी में इतने परिवर्तन हुए थे।
नए नए राज्यों का उदय हुआ था, नगरों का उदय हुआ था, लोहे का प्रयोग बढ़ा, सिक्कों का विकास हुआ और बौद्ध जैन धार्मिक विचारधाराओं पर विकास किया गया और ब्राह्मणों और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना हुई। धीरे धीरे कुछ राज्य अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र बनाने लगे। 16 महाजनपद प्रथम नंबर पर आता है मगध। मगध बिहार राज्य में स्थित है। मगध की 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसके शक्तिशाली होने के पीछे कई कारण थे, जैसे मगध में सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के निम्नलिखित कारण थे। मगध तीनों ओर से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध के मध्य में जीवनदायिनी गंगा तथा सोन नदी बहती थी। मगध की सीमाओं में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा उपलब्ध थी, विशेष रूप से लोहे की खानें थीं। मगध महाजनपद को शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजाओं को प्राप्ति हुई। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 321 से 185 BC। धनानंद को चंद्रगुप्त द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। मौर्य शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इसका साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत अब हम पढ़ेंगे। जैसे चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। अर्थशास्त्र में राजनीति तथा लोक प्रशासन का वर्णन मिलता है। यूनानी राजदूत और मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। इंडिका मौर्य साम्राज्य का वर्णन करती है। पुराणों से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मतलब ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हैं और ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप पढ़िए और वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में भी नोट करिए। और बढ़ते हैं हम आगे। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। एक राजधानी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र, पटना। 4 प्रांतीय केंद्र भी थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सोनगिरी। अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान में पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्राचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले हैं। तक्षशिला और तथा उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग में स्थित हैं। स्वर्णगिरी कर्नाटक में है। साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों मार्गों में आना जाना बना रहता है। राजधानी के प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीना का समय भी लगता था उन्हें। ऐसे में यात्रियों को विश्राम और खानपान की व्यवस्था की गई। सुरक्षा के कार्य सेना को सौंप दिया गया था। अशोक का धम्म। अशोक के प्रशासन में कुछ नियम स्थापित जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है। मतलब कि अशोक ने कुछ नियम बनाए थे और उसे पारित किया था, मतलब लागू किया था लोगों में, अपनी जनता में, तो जिसका नाम धम्म रखा गया था। इसके अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार तथा इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। और धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। अशोक की धम्म की विशेषताएं: बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, अपने छोटों को उचित व्यवहार करना, विद्वानों और ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति अपनाना और अहिंसा का संदेश, सभी धर्मों का सम्मान, दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना। मौर्य साम्राज्य का महत्व। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास को लिखना शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का प्रमुख काल माना गया है, क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक अखंड भारत बनाया गया था। मौर्य काल की मूर्तिकला सराहनीय थी और मौर्य काल के शासकों अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी। इतिहासकारों ने अशोक को एक महान सम्राट माना। राष्ट्रवादी इतिहासकार के लिए अशोक एक प्रेरणा का स्रोत माना गया और मौर्य साम्राज्य मात्र 150 वर्ष तक ही चल पाया, लेकिन भारतीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण माना गया है।
राजधर्म और नवीन सिद्धांत, मतलब कि राजा के धर्म और नए नए सिद्धांत। दक्षिण के राजा तथा सरदार। भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। तमिलकम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलकम और क्षेत्र में चोल, चेर और पांडे जैसे सरदारी अस्तित्व में आई। यह राज्य काफ़ी समृद्ध थे। ये तमिलकम और तमिलनाडु और केरल तमिलकम ये सरदारों के नाम हुआ करते थे पहले। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता था। वंशानुगत का मतलब है कि पहले उसके पापा राज करते थे, फिर उसका बेटा राज करेगा, फिर उसका बेटा राज करेगा, तो इसे वंशानुगत भी कहा जाता है। और नहीं भी सरदार के समर्थक उसके परिवार के लोग भी होते थे। मतलब कि कभी कभार जो लोग सरदार को समर्थक नहीं करते थे वे उसके परिवार से अलग हो जाते थे। सरदार के कार्य: अनुष्ठान का संचालन, युद्ध का नेतृत्व करना, लड़ाई झगड़े में विवाद को सुलझाना। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, मतलब कि कर लेता था और अपने समर्थकों में उसे बांट देता था। और सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी सेना नहीं होते थे। इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है और इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में विवरण है। कई सरदार तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी राजस्व इकट्ठा करते थे। इन्हें सातवाहन और शक राजा प्रमुख हैं। दैविक राजा: राजाओं द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए एक माध्यम देवताओं से जुड़ना था। कुषाण राजा, जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पूर्व पश्चिम भारत तक शासन किया। इन शासकों ने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाईं और देवतुल्य दिखाना चाहते थे। और इन्होंने कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। और कुषाण काल में सिक्कों का एक तरफ राजा और दूसरी तरफ देवता का चित्र होता था। मतलब जो सिक्का होता था उसके तरफ एक कुषाण राजा होता था और मतलब एक राजा होता था और दूसरी तरफ देवता, किसी देवी या देवता का चिन्ह लगा होता था। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास मार्ट में एक देवस्थान पर कुषाण राजा की विशाल मूर्ति पाई जाती है और अफगानिस्तान में एक देव स्थान पर भी ऐसी मूर्ति मिली है। ग्रामीण समाज में बदलाव: जनता में राजा की छवि, मतलब कि जनता की नज़र में राजा कैसा है। जनता राजा के बारे में क्या सोचती है, इसके प्रमाण नहीं मिलते। ऐसे इतिहासकारों जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में दी गई कहानियों समीक्षा करके पता लगाने का प्रयास किया। जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई हैं और उदाहरण गतिंदु जातक नामक कहानी, इसमें बताया गया है कि एक कुटिल राजा, उसकी प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है। बूढ़े, महिला, पुरुष और किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी इसमें शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तब सब ने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। लोगों की शिकायत की रात में डकैत लोगों पर हमला करते हैं तथा दिन में राजा अधिकारी टैक्स इकट्ठा करके लूटते हैं। इसलिए लोग गांव छोड़कर जंगल में बस जाना चाहते हैं। उपज बढ़ाने के तरीके: लोहे के फल वाले हल का प्रयोग और कुएं, तालाब और नहरों के बीच द्वारा सिंचाई करना। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का उपयोग करना। गंगा घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज बढ़ाई गई। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं: कृषि के नई तकनीक अपनाने के बाद उपज जरूर बढ़ी, लेकिन इसके लाभ सबको नहीं हुआ। खेती से जुड़े लोग का भेद बढ़ता गया। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान, श्रमिक, जमींदार का उल्लेख मिला है। पाली भाषा में गृहपति शब्द का छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था और बड़े बड़े जमींदार और गांव के प्रधान शक्तिशाली जो किसानों को अपना नियंत्रण रखते थे। गांव का प्रधान तथा पद वंशानुगत होता था। गृहपति जो घर का मुखिया होता है और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों और नौकरों तथा दासों का नियंत्रण करता है। घर में जुड़े भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगर में रहने वाले सम्राट, व्यक्ति, व्यापारियों के लिए भी होता है। और आरंभिक तमिल संगम साहित्य
में भी गांव के रहने वाले विभिन्न वर्गों के लिए लोगों के लिए उल्लेख, जैसे बेल्लार या बड़े जमींदार। बेल्लार उसे कहते हैं जो कृषि व्यवसाय का होता है, कृषि व्यवसाय में सबसे बड़ा जमींदार होता है, उसे बोलते हैं बेल्लार। भूमि और नए संप्रांत, भूमि और नए संभ्रांत ग्रामीण। ईस्वी के आरंभिक शताब्दी से ही भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। कई उल्लेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखवाए गए हैं। अधिकतर भूमिदान का उल्लेख ताम्र पत्तों की पर उत्कीर्ण मिला है। ताम्र पत्ते मतलब कि जो पत्ते होते हैं उन पर लिखा हुआ मिला है। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेख संस्कृत और तमिल तेलुगु भाषाओं में भी मिले हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के विवाह दक्कन के वाकटक परिवार में हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं था, लेकिन अभिलेख से जानकारी मिली है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी और प्रभावती ने भूमिदान भी किया था, शायद इसलिए कि वह एक रानी, और एक ऐसा भी संभव हो सकता है कि धर्मशास्त्रों में हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। और भूमिदान के अभिलेख देश में कई हिस्सों में मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान की गई है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग भूमि दान की गई है, और कुछ स्थानों पर छोटी भूमि भी दान की गई है, तो कुछ स्थानों पर बड़ी बड़ी भूमियाँ भी दान की गई हैं। दान में प्राप्त होने वाले लोगों को अधिकार भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला है। 6ठी शताब्दी में नगर एवं व्यापार, नए नगर बनाए गए थे, और जैसे मैंने पीछे बताया था कि कुछ नए नए काम किए गए थे, नए राज्य बनाए गए थे, नए नगरों का निर्माण हुआ था। तो उसके आगे क्या ये है, नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। शासक किलेबंद नगरों में रहते थे। इन क्षेत्रों में पुराअवशेष भी मिलते हैं, जैसे मिट्टी के कटोरे, थालियाँ जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी हुई है, सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी के दांत, शीशे, अलग अलग पदार्थों के गहने और उपकरण, हथियार और बर्तन आदि। 2री शताब्दी में तक आते आते कई नगरों का दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम, उसका व्यवसाय भी लिखा था, और इनमें नगर में रहने वाले धोबी, बुनकर, बढ़ई और लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, अधिकारी, स्वर्णकार का मतलब होता है सुनार, और अधिकारी धर्मगुरु मतलब कि जो धर्म के बारे में हमको बताते हैं वो, और व्यापारी और राजाओं के विवरण लिखे होते हैं। श्रेणी का उल्लेख मिला है। श्रेणी व्यापारियों का संघ को कहा जाता है। यह भी व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीदकर उसे सामान बनाकर बाजार में बेच देते हैं। उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार। भारत में व्यापार प्राचीन काल से ही उपमहाद्वीप से होता आ रहा है, और हमें हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। दूसरा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में जलमार्ग, भूमार्ग का जाल बिछा गया था। भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया उससे आगे का व्यापार भी होता है। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों पर अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक बंगाल की खाड़ी, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ व्यापार होता था। और चौथा, शासक इन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन लेते थे। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी और घोड़े से जाने वाली समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, और इसमें कुछ सफल व्यापारी धनी भी होते थे। यह व्यापार नमक, कपड़ा, अनाज, धातु और बहुत सी चीज़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियाँ और बहुत भारी मांग थी, और इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। सिक्के और राज। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों का प्रयोग व्यापार में काफ़ी हद तक आसान हो गया था। चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और सोने के सिक्के भी चलते थे। इन सिक्कों का आहत सिक्के भी कहा जाता था, और ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं, और सिक्के पर इन बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन विभिन्न राजाओं
द्वारा जारी किया गया था, लेकिन इसे ऐसा भी संभव है कि जो धनी लोग, व्यापारी लोग और नागरिक इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए गए हों। शासकों को प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों और हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किया था। भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के सबसे पहली शताब्दी ईस्वी और कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे और उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं जो सोने के सिक्के का प्रयोग करते थे। पंजाब हरियाणा में भी सिक्के मिले हैं और गुप्त काल मतलब कि चंद्रगुप्त के राज्य में सोने के भव्य सिक्के भी मिले हैं। 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के के मिलने कम क्यों हो गई? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण व्यापार में कमी आई और कुछ का मानना है कि कुछ काल में नए नगर और व्यापार के तंत्रों का उदय हुआ और कि आर्थिक संकट के कारण भी सिक्कों का मिलने का कम कारण हो गया है। और अभिलेखों की समझ। अभिलेख का अर्थ कैसे निकला जाता है? अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए विद्वान विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते हैं और प्राचीन लिपियों की आधुनिक लिपियों से मिलाप करते हैं। ब्रह्म लिपि का अध्ययन। भारत में जितनी भी आधुनिक भाषाएं इन प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों में भी ये मूल भूमि ब्रह्म लिपि है। और अशोक के अभिलेख मिले हैं, वह अधिकतर ब्रह्म लिपि में ही थे। 18वीं शताब्दी में यूरोप में विद्वानों भारतीय पंडितों की सहायता लेकर आज के समय में बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपि अध्ययन शुरू किए गए। इनके अक्षरों को प्राचीनतम तुलना अभिलेखों के अध्ययन करने के लिए कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि संस्कृत में लिखे, लेकिन ये प्राकृत में लिखे गए हैं। फिर कई दशकों में मेहनत के बाद जेम्स प्रेसिप ने अशोक की काल के ब्रह्मलिपि में लिखे अभिलेखों का अर्थ 1838 में निकाला था। अभिलेखों की साक्ष्य सीमा। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया था, मतलब कि बहुत हल्के हल्के दिखाई दें, इस प्रकार से उन्हें लिखा गया था। और अभिलेखों को नष्ट हो जाना, अभिलेखों पर अक्सर लुप्त होना, मतलब अभिलेख अगर नष्ट हो जाएं तो उनके ऊपर से लिखा हुआ भी लुप्त हो जाता था धीरे धीरे। कुछ अभिलेख सुरक्षित नहीं बचे। अभिलेखों के शब्दों का वास्तविक अर्थ पूरी जानकारी ना होना। अभिलेखों के शब्दों का मतलब है कि वहाँ पे वास्तविक जानकारी ना होना, मतलब कि पूरी तरह उसके बारे में जानकारी नहीं थी, या तो फिर वो ऐसी भाषा में लिखे जाते थे कि जो दूसरे को किसी को समझ ना आए। अभिलेखों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में जानकारी ना होना। धन्यवाद। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। और आप हमारे पीके सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।